हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरु मंत्रा सिविल क्लासेज। हम लोग बायोलॉजी में बहुत कुछ जान चुके हैं। कोशिका के बारे में पढ़ें, सेल के बारे में, सेल क्या होती है, सेल थ्योरी के बारे में जान गए हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी अंगों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि बहुत से अंग कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम लोग जानेंगे केंद्रक के अंदर एक अम्ल पाया जाता है जिसे न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के अंदर एक गोलाकार संरचना होती है जिसे न्यूक्लियस कहा जाता है। न्यूक्लियस में बहुत से द्रव्य पाए जाते हैं जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक द्रव्य चारों ओर से एक झिल्ली से, एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। इस मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और इसके अंदर जो द्रव्य होते हैं इसे न्यूक्लियोप्लाज्म, हिंदी में इसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। द्रव्य इसी केंद्रक द्रव्य में कुछ जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। और उस आनुवांशिक पदार्थ को ही न्यूक्लिक अम्ल या न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। और इसकी खोज सर्वप्रथम फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी। तो ये केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल होते हैं। मटेरियल, उस जेनेटिक मटेरियल को ही न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। और इसकी खोज फ्रेडरिक मिशर साहब के द्वारा किया गया था। फ्रेडरिक मिशर, इन्होंने जो न्यूक्लिक अम्ल की खोज किए थे तो सिर्फ न्यूक्लिक बताएं कि केंद्रक के अंदर कुछ पदार्थ है, कुछ आनुवांशिक पदार्थ है, उसका नाम ये न्यूक्लिक दिए थे। न्यूक्लिक। बाद के वैज्ञानिकों ने इसे न्यूक्लिक एसिड कहा। और न्यूक्लिक एसिड में डीएनए तथा आरएनए को शामिल किया गया कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, ये न्यूक्लिक अम्ल कौन से होते हैं?
तो ये डीएनए और आरएनए के रूप में रहते हैं। बाद के वैज्ञानिकों ने बताया कि ये डीएनए या न्यूक्लिक अम्ल जो है न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। पॉलीमर यानी न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। बहुलक का अर्थ होता है बहुत से न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देते हैं। बहुत से न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाता है तो डीएनए और आरएनए का निर्माण होता है। जिस प्रकार से एक माला बनाने के लिए फूलों बहुत से फूलों को जोड़ देते हैं तो एक माला बनता है, तो माला फूलों का एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। घर बनाने के लिए हम लोग ईंटा जब लगाते हैं तो ईंट भी दीवार का एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। तो न्यूक्लियोटाइड का अर्थ हो गया कि बहुत से चीज़ को जब जोड़ देते हैं तो जो नया वस्तु बनता है उसी को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का एक पॉलीमर है, बहुलक है। तो न्यूक्लिक अम्ल में हम लोग डीएनए और आरएनए के बारे में जानेंगे, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल दो ही होता है, एक को कहते हैं डीएनए, एक को कहते हैं आरएनए। और एक एक करके दोनों के बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो पहले डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए इसे डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और इस डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिसर के द्वारा किया गया था। और डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ होता है। आनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और इसी डीएनए के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है। नए बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उसमें परिवार के बहुत से गुण शामिल होते हैं और ये गुण एक परिवार से बच्चों में स्थानांतरित किसके द्वारा किया जाता है, तो ये डीएनए के द्वारा किया जाता है। इसलिए डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। होता है
न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड भी 3 पदार्थों से बने हुई होती है। नाम से हमें ही पता है, डीऑक्सीराइबोज, राइबोज का अर्थ होता है शुगर, और न्यूक्लिक का अर्थ होता है नाइट्रोजिनस क्षार। यानी यह राइबोज यानी शर्करा, और न्यूक्लिक यानी नाइट्रोजिनस क्षार, और एसिड में एसिड यह फास्फेट के कारण होता है। तो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइड 3 पदार्थों से बना होता है, बना होता है। पहला शुगर, और शुगर में पेंटोज शुगर होता है, पेंटोज शुगर। दूसरा होता है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। और तीसरा होता है नाइट्रोजिनस क्षार, नाइट्रोजिनस क्षार। तो न्यूक्लियोटाइड भी 3 पदार्थों से मिलकर बनी हुई होती है। शुगर में पेंटोज शुगर, फॉस्फेट में फास्फोरिक अम्ल, तथा नाइट्रोजिनस क्षार। अब देख न्यूक्लियोटाइड, इसे इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेंगे। यह 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है। पहला होता है शुगर, शुगर में पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, और इसका सूत्र होता है C5H10O4। क्योंकि इसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, शुगर में डीऑक्सीराइबोज शुगर। दूसरा इसमें पदार्थ होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट में फॉस्फोरिक अम्ल होता है, और इसी फॉस्फोरिक अम्ल के कारण यह एसिडिक डीएनए को एसिड कहा जाता है, इसमें एसिड जोड़ा जाता है। और फास्फोरिक अम्ल का सूत्र होता है H3PO4। तो न्यूक्लियोटाइड शुगर और डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड होता है उसमें डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, फॉस्फेट में फास्फोरिक अम्ल होता है H3PO4, और तीसरा जो पदार्थ होता है उसे नाइट्रोजिनस क्षार कहते हैं। और ये नाइट्रोजिनस क्षार 2 भाग में बटा हुआ रहता है। एक भाग को प्यूरिन कहते हैं और दूसरे भाग को पिरामिडिन। एक नाइट्रोजिनस क्षार 2 भाग में बटा हुआ रहता है, एक भाग को प्यूरिन और दूसरे भाग को पिरामिडिन कहा जाता है। प्यूरिन में डबल रिंग होता है और पिरामिडिन में सिंगल रिंग होता है, इसलिए इसका नाम प्यूरिन दिया गया। और पिरामिडिन में सिंगल रहने के कारण उसे पिरामिडिन कहा जाता है। तो कभी प्यूरिन में डबल रिंग ध्यान रखेंगे और पिरामिडिन में सिंगल रिंग को ध्यान रखेंगे। प्यूरिन एडेनिन और गुआनिन के मिलने से बनता है।
इसमें एडेनिन तथा ग्वानिन होता है। इसे आगे देखते हैं। नाइट्रोजिनस क्षार, इसको दो भाग में बांट देते हैं। एक भाग को प्यूरिन कहते हैं, ये डबल रिंग वाला होता है, और एक भाग को पिरामिडिन कहते हैं, ये सिंगल रिंग वाला होता है। अब प्यूरिन भी एडेनिन और ग्वानिन के मिलने से बनता है। एडेनिन एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन को ए से सूचित किया जाता है तथा ग्वानिन को जी से सूचित करते हैं। इसी प्रकार पिरामिडिन भी साइटोसिन और थायमिन से बना होता है। साइटोसिन तथा थायमिन। तो इस प्रकार से चार प्रकार के नाइट्रोजिनस क्षार होते हैं: एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। साइटोसिन को सी से सूचित किया जाता है तथा थायमिन को टी से सूचित किया जाता है। अब यहाँ जो है एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा रहता है। एडेनिन थायमिन के साथ, तो यहाँ जो बॉन्ड बनता है एडेनिन थायमिन के साथ डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड जो बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। हाइड्रोजन बंधन के द्वारा ये जुड़ा हुआ रहता है। इसी प्रकार से ग्वानिन ट्रिपल बॉन्ड से साइटोसिन से जुड़ा हुआ रहता है और ये भी हाइड्रोजन बंधन के द्वारा ही आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो इस प्रकार से सभी नाइट्रोजिनस क्षार आपस में जुड़े हुए रहते हैं। तो ये डीएनए की बनावट हो गई कि डीएनए किससे बना होता है। तो डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? तो न्यूक्लियोटाइड शुगर, फास्फेट तथा नाइट्रोजिनस क्षार के मिलने से बना होता है। यानी शुगर प्लस फास्फेट प्लस एक नाइट्रोजिनस बेस से जोड़ देंगे तो वह एक न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। इसी प्रकार से बहुत से न्यूक्लियोटाइड यानी न्यूक्लियोटाइड के बहुलक के द्वारा यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के द्वारा डीएनए का निर्माण होता है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। तो अभी तक हम लोग डीएनए की बनावट देख लिए हैं। अब डीएनए की संरचना कैसी होती है उसको जानते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक केंद्रक होता है और इसी केंद्रक में डीएनए पाई जाती है और यही डीएनए जो है जेनेटिक मटेरियल है, आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए बहुत पतला धागे की समान पतला होती है। यह एक धागा आप लोग देखे होंगे
तो धागे के समान एकदम पतली होती है। ये इतना पतला होता है कि इसे टूटने का डर रहता है, इसलिए यह हिस्टोन प्रोटीन से लिपटा हुआ रहता है। इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसे हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। हिस्टोन प्रोटीन, और इसी हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए जो है लिपटा हुआ रहता है। यदि हिस्टोन प्रोटीन से यह ना लिपटा रहे तो ये इतना महीन होता है कि ये टूट सकता है। तो इसको सहारा देने के लिए हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं है, बल्कि यह डीएनए को सहारा देता है ताकि वह टूट ना जाए। तो इस प्रकार से उसको कल्पना कर सकते हैं कि मान लीजिए ये हिस्टोन प्रोटीन है और इसी हिस्टोन प्रोटीन से डीएनए क्या रहता है, आपस में लिपटा हुआ रहता है, क्योंकि यह महीन धागे की समान होती है डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी कई बार प्रश्न पूछ चुका है कि केंद्रक में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन यह कोई आनुवांशिक पदार्थ नहीं होता है, बल्कि यह डीएनए को सहारा देता है। चलिए अब इससे आगे देखते हैं। यही डीएनए कभी जाल की तरह अपनी संरचना बना लेती है, क्योंकि यह धागे के समान होता है। जैसे धागा रील में लिपटा हुआ रहता है, उसी प्रकार से डीएनए भी हिस्टोन प्रोटीन को मान लीजिए कि वो इसका रील है और इसमें लिपटा हुआ रहता है, इसको सहारा देता है। कभी कभी डीएनए एक इतना ज़्यादा आपस में लिपट जाता है कि इसकी संरचना जाल नुमा जैसी हो जाती है, जाली जैसा संरचना बन जाता है। और इस डीएनए के जाली नुमा संरचना को ही क्रोमैटिन जालिका कहा जाता है। क्रोमैटिन जालिका, यानी क्रोमैटिन जालिका भी क्या है, तो यह डीएनए ही है। यही डीएनए कभी कभी आपस में इतना जकड़ जाता है, जाल नुमा संरचना बना लेता है, तो उसका नाम पड़ जाता है क्रोमैटिन जालिका। ये क्रोमैटिन जालिका काफ़ी एक्टिव फेज होता है। कभी कभी प्रश्न पूछ दे कि डीएनए का कौन सा रूप एक्टिव फेज में होता है, तो वह क्रोमैटिन जालिका होता है। यह क्रोमैटिन जालिका धीरे धीरे जब मोटी होने लगती है, यही क्रोमैटिन जालिका जब आप यानी क्रोमैटिन जालिका भी डीएनए है, डीएनए जालीनुमा बन गया तो क्रोमैटिन जालिका बन गया। और यही क्रोमैटिन जालिका जब आपस में मोटा होने लगती है, तो ये मोटा जब हो जाता है तो यही क्रोमैटिन जालिका का नाम हो जाता है गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र भी डीएनए ही है, क्रोमैटिन जालिका भी डीएनए ही है। यानी डीएनए का ही एक रूप क्रोमैटिन जालिका है और डीएनए का ही एक रूप गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम है। यानी क्रोमोसोम भी डीएनए से ही बना है और क्रोमैटिन जालिका भी डीएनए से ही बना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, सब डीएनए का ही रूप है। तो क्रोमैटिन जालिका जब मोटी हो जाती है तो वही डीएनए का निर्माण कर लेते हैं, गुणसूत्र का निर्माण कर लेते हैं। और गुणसूत्र इस प्रकार से
जुड़ा हुआ रहता है और जोड़ा में रहता है गुणसूत्र। और जिस जगह से गुणसूत्र जिस प्रोटीन के द्वारा जुड़ा रहता है उस प्रोटीन को क्रो क्रोन क्रोमैटो प्रोटीन कहा जाता है। चलिए इसके आगे देखते हैं। तो अभी हम लोग समझ चुके हैं कि डीएनए का एक रूप क्रोमैटिन जालिका होती है और डीएनए का ही एक रूप गुणसूत्र होता है। यानी गुणसूत्र भी डीएनए से, क्रोमैटिन जालिका भी डीएनए से बना होता है। और कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि क्रोमैटिन जालिका कब गुणसूत्र में बदलती है। तो ये कोशिका विभाजन जब होता है तो कोशिका विभाजन के एक मेटाफेज अवस्था आती है। उस मेटाफेज की अवस्था में क्रोमैटिन जालिका गुणसूत्र में बदल जाती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि डीएनए की संरचना किस प्रकार की होती है। तो डीएनए की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, डीएनए की संरचना। तो डीएनए की संरचना के बारे में वाटसन एंड क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों के द्वारा बतलाया गया था। तो इसमें कभी बीपीएससी में प्रश्न पूछा था एक बार कि डीएनए की खोज किनके द्वारा की गई है। तो उसमें ज़्यादातर बच्चे वाटसन एंड क्रिक को मार दिए थे। लेकिन वाटसन एंड क्रिक जो है डीएनए की स्ट्रक्चर का के बारे में बतलाए थे। और डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर के द्वारा किया गया था। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। जब खोज से प्रश्न रहेगा तो फ्रेडरिक मिशर, और जब इसके स्ट्रक्चर के बारे में पूछेगा कि हो इज गिवन बाय ए डीएनए स्ट्रक्चर, तब वहाँ हम लोग वाटसन एंड क्रिक को टिक करेंगे। तो डीएनए की संरचना वाटसन एंड क्रिक के द्वारा दिया गया था। एंड क्रिक, इन्होंने सर्वप्रथम बतलाए थे कि डीएनए की जो संरचना होती है वो सीढ़ी के आकार जैसा होता है। सीढ़ी होता है, बांस की सीढ़ी, जिसमें सभी लोग देखे होंगे कि बांस की सीढ़ी किस प्रकार की होती है। तो उसी प्रकार की संरचना ये बताए थे। और इन्होंने ही बताए थे कि डीएनए जो है डबल स्टैंड की होती है, डबल स्टैंड। तो वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के संरचना सीढ़ी नुमा बताए थे कि इसकी संरचना सीढ़ी नुमा होती है। और ये डबल स्टैंड की होती है, डबल स्टैंड की होती है।
तो डीएनए की एक संरचना हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से डीएनए की संरचना जो है डबल स्टैंड की होती है, और जिस प्रकार से बांस की सीढ़ी दो बांस किनारे पर होता है और उसके बीच में गुल्ली लगे हुए रहते हैं चढ़ने के लिए, उसी प्रकार से इसमें भी दो बांस किनारे किनारे देख रहे हैं और बीच में जो डंटा रहता है वो लगा हुआ रहता है इस प्रकार से। तो जस्ट लाइक ए सीढ़ी जैसा ही है स्ट्रक्चर इसका। अब देखिए ये सीढ़ी जैसा है, तो इसमें क्या होता है कि जो स्टैंड होता है यह फॉस्फेट और शुगर की बनी होती है। ये जो स्टैंड होता है ये फास्फोरस और शुगर की बनी हुई रहती है, और ये जो डंटा है बीच में जो गुल्ली लगा हुआ है ये नाइट्रोजिनस बेस का बना हुआ रहता है। तो इसको इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये संरचना हो गई, और ये क्या होता है फास्फोरस और शुगर से बना हुआ रहता है। फास्फोरस और शुगर है ना, शुगर फास्फोरस, फास्फोरस को पी से सूचित किया जाता है, शुगर को एस से हम लोग सूचित कर रहे हैं। तो पी का मतलब हो गया फास्फोरस और एस का मतलब हो गया शुगर, और इसके बीच में नाइट्रोजिनस क्षार जुड़े हुए रहते हैं, जैसे एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन से जुड़ा हुआ रहता है, उसी प्रकार से साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन के साथ जुड़ा रहता है। इसी प्रकार से पूरा संरचना रहता है, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड साइटोसिन एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए कि फास्फोरस शुगर और एक यदि एडेनिन को जोड़ लेते हैं तो ये एक न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा। न्यूक्लियोटाइड में जैसा कि बता चुके हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, तो न्यूक्लियोटाइड 3 पदार्थों से मिलकर बना होता है, फास्फोरस शुगर और प्लस नाइट्रोजिनस बेस। तो ये फास्फोरस ये शुगर और ये नाइट्रोजिनस बेस में एक एडेनिन है, तो फास्फोरस शुगर और एडेनिन मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाएगा। इसी प्रकार से इधर देखते हैं तो फास्फोरस शुगर और थायमिन है, तो ये अलग न्यूक्लियोटाइड बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो इस प्रकार से डीएनए क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है, यानी बहुत से न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल जाते हैं तो वही डीएनए कहलाता है। तो इस प्रकार से यहाँ भी इसी प्रकार से संरचना होगी। ये जो से बांस ये जो से है डंडा है ये शुगर और फॉस्फेट इसमें रहेगा, शुगर फॉस्फेट, ये भी शुगर फॉस्फेट, और ये रहेगा एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड गुआनिन एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन, और इसी प्रकार से सब आपस में जुड़ा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार की इसकी संरचना होती है, डीएनए की संरचना होती है। यदि इसके एक न्यूक्लियोटाइड को देखें तो फास्फोरस प्लस शुगर और प्लस एडेनिन को जोड़ दिया जाता है तो ये एक न्यूक्लियोटाइड कहलाएगा, और इस न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाता है डीऑक्सी राइबोज
एडेनिलिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज एडेनिलिक एसिड कहलाता है। इसी प्रकार से यदि फास्फोरस प्लस शुगर और प्लस साइटोसिन को जोड़ देंगे तो यह दूसरा न्यूक्लियोटाइड होगा और इसका नाम होगा डीऑक्सीराइबोज साइटोडिलिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज साइटोडिलिक एसिड कहलाएगा। तो इसी प्रकार से सभी न्यूक्लियोटाइड का अलग अलग नाम होता है और इसी तरह से इसका डीएनए की संरचना होती है। डीएनए हमारे शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी यानी संतानों में मातृ से पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो गुणों का स्थानांतरण होता है, आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण होता है, वो डीएनए के द्वारा ही होता है। इसलिए और ये डीएनए के ऊपर बहुत से जीन होते हैं। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि डीएनए की इकाई को क्या कहते हैं, तो डीएनए की इकाई को जीन कहा जाता है, जीन। और एक डीएनए पर बहुत से जीन पाए जाते हैं। तो जीन क्या होता है, तो जीन इज द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, यानी ये डीएनए का एक टुकड़ा होता है। मान लीजिए डीएनए का किसी एक टुकड़ा को काट लेंगे तो वो क्या कहलाएगा, वो जीन कहलाएगा। तो जीन, एक डीएनए के ऊपर बहुत से जीन होते हैं और यही जीन मिलकर डीएनए का निर्माण करते हैं। और यही डीएनए जब मोटा होने लगता है तो ये क्रोमोसोम का निर्माण करता है। और सभी जीव जंतुओं में के शरीर में अलग अलग क्रोमोसोम की संख्या होती है। जैसे मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 46 यानी 23 जोड़ा होता है। तो क्रोमोसोम जो है सभी जीव जंतुओं में जोड़ा में ही रहता है। यदि जोड़ा में किसी जीव जंतु में यदि जोड़ा में नहीं रहता है तो समझिए कि उसमें कुछ ना कुछ बीमारियां हैं। जैसे हम लोग में 46 क्रोमोसोम होता है, यदि 46 की जगह 45 हो जाए तो वो डिसऑर्डर कहलाता है, यानी जो नया बच्चा लेगा उसमें बहुत सी कमियां पाई जाएगी, तो उसको हम लोग वो एक बीमारी कहलाता है। तो ये आज डीएनए के बारे में सामान्य जानकारी दिया गया और इससे अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक एक चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और आज की क्लास यहीं तक रहने देते हैं। आगे आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट्स करिएगा और कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट्स के द्वारा बताएंगे ताकि हम भी उससे वाकिफ़ हो सकें। ठीक है।